इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर्वोत्तम हित का मतलब क्या होता है और इसे एसआईआर बनाते वक्त कैसे अपनाया जा सकता है। जे एक्ट 2015 की धारा 3 कहती है कि सीडब्ल्यूसी और सभी जिम्मेदार लोग हर फैसला और हर काम करते समय ये जरूर देखें कि वो बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो। जब सीडब्ल्यूसी की तरफ से आपको एसआईआर तैयार करने को कहा गया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे और उसके हालात का एक पूरा और सोच समझ कर किया गया मूल्यांकन दें। एसआईआर में आपकी राय, विश्लेषण और ठोस सिफारिशें होनी चाहिए जो आपने बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए तैयार की हों। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सीडब्ल्यूसी जो भी आदेश दे वो बच्चे के सर्वोत्तम हित में ही हो। तो बच्चे के सर्वोत्तम हित का मतलब आखिर होता क्या है? क्या ये वही है जो आपको या किसी वयस्क या किसी अथॉरिटी को सही लगता है? इस शब्द को जे अधिनियम की धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है बच्चे के संबंध में लिए गए किसी भी निर्णय का आधार बच्चे के मूल अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास की पूर्ति सुनिश्चित करना। सर्वोत्तम हित यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड (UNCRC) में भी एक मौलिक सिद्धांत है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे भारत ने 1992 में स्वीकार किया था, जिसका उल्लेख जे एक्ट की प्रस्तावना में भी किया गया है। कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड विशेषज्ञों का एक समूह है जो UNCRC को कैसे लागू किया जाए इसे समझने के लिए जनरल कमेंट्स जारी करता है। इस कमेटी ने 7 ऐसे अहम पहलुओं को चिन्हित किया है जिन्हें किसी बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट का आकलन करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये है बच्चे की राय, बच्चे की पहचान, पारिवारिक वातावरण का संरक्षण और संबंधों को बनाए रखना, बच्चे की देखभाल, संरक्षण एवं सुरक्षा, भेद्यता की स्थिति, बच्चे का स्वास्थ्य का अधिकार और बच्चे का शिक्षा का अधिकार। आइए एसआईआर तैयार करने के संदर्भ में इनमें से प्रत्येक को समझने का प्रयास करें। पहला तत्व है बच्चे की राय। यह हर बच्चे का हक है कि उसे ऐसे मामलों में सुना जाए जो उसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर 17 साल की गर्भवती लड़की जो अपने पार्टनर के साथ भाग गई हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में हो रहे हिंसा के डर से अपने माता पिता के पास वापस लौटना न चाहे और वो अपनी गर्भावस्था को समाप्त भी करना चाहती हो। जबकि 13 साल का लड़का जिसे बाल श्रम से मुक्त किया गया है शायद अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हो। जब आप एसआईआर बना रहे हो तो बच्चे की राय को उसके उम्र, क्षमता और परिपक्वता के साथ ध्यान में रखें। छोटे बच्चों या बौद्धिक या सीखने में कठिनाई होने वाले बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए कला सामग्री, गुड़ियों या इंटरप्रेटर की मदद लें। बच्चों की राय और उनके कारणों को एसआईआर में जरूर उल्लेख करें और ये आपके विश्लेषण और सुझावों में शामिल करें, लेकिन इसे सर्वोत्तम हित के अन्य तत्वों के साथ संतुलित करके देखें। जे एक्ट के तहत एसआईआर फॉर्म 22 में सर्वोत्तम हित के 7 तत्वों को शामिल करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस दस्तावेज को देखें। दूसरा तत्व है बच्चे की पहचान। बच्चों की पहचान बहुत विविध होती है, जैसे उनका लिंग, जाति, जनजाति, धर्म, विकलांगता, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और भी बहुत कुछ। बच्चे की विशेष भेद्यता को समझना आपको सही अधिकारों और योजनाओं की पहचान करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा पारधी समुदाय से है तो इसे उजागर किया जा सकता है और इस पर लागू योजनाओं को सिफारिशों में शामिल किया जा सकता है। तीसरा तत्व है बच्चे के परिवार के वातावरण का संरक्षण और रिश्तों को बनाए रखना। परिवार शब्द को इस तरह परिभाषित किया गया है: रक्त, गोद लेना या विवाह द्वारा जुड़े व्यक्तियों का समूह। बच्चे को परिवार से अलग करने की सिफारिश आखिरी विकल्प के रूप में की जानी चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी और संस्थागतकरण को अंतिम उपाय के रूप के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर जरूरी हो तो ऐसी अलगाव को कम से कम समय के लिए होना चाहिए और समय समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। गैर संस्थागत विकल्पों जैसे कि परिवार
या अभिभावक के पास पुनः भेजना, फॉस्टर केयर, अडॉप्शन या एक फिट व्यक्ति के पास रखना, इन सभी विकल्पों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। परिवार को मजबूती देने के उपायों जैसे कि स्पॉन्सरशिप और सरकारी योजनाओं की सिफारिश से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अलगाव सिर्फ गरीबी के कारण न हो। अगर बच्चा घर लौटने के लिए तैयार नहीं है तो इस अस्वीकृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए और इसे एसआईआर में दर्ज करना चाहिए। ध्यान दें कि नियम 82B(3) जे मॉडल रूल्स ये स्पष्ट करता है कि एक अनिच्छुक बच्चे को किसी भी कारण से घर लौटने के लिए मजबूर, शर्मिंदा या जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए। चौथा तत्व है बच्चे की सुरक्षा और संरक्षा। ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरा न हो, जैसे कि बच्चा सड़क पर रह रहा हो, मानव तस्करी का शिकार हो या उसे बाल श्रम, बाल विवाह या यौन शोषण का सामना करना पड़ा हो। इन जोखिमों का पता लगाने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चा या परिवार भरोसा बनाने और संवेदनशील जानकारी साझा करने में समय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए पॉइंट 27 भी बच्चे द्वारा सामना किए गए शोषण के प्रकार के संदर्भ में अगर बच्चे से सीधे तौर पर किसी शोषण के बारे में पूछा जाता है तो वो उसे साझा नहीं कर सकता। इस स्थिति में बच्चे से ऐसे सवाल पूछें जिनसे वो अपनी बात खुलकर और विस्तार से बता सके, न कि ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके। बच्चे की सुरक्षा और संरक्षा के लिए ठोस सिफारिशें दी जानी चाहिए, जैसे कि बच्चे को कहाँ रखा जाए, फॉलोअप की आवृत्ति और संवेदनशील मामलों में गवाह सुरक्षा की आवश्यकता। पांचवा तत्व है भेद्यता की स्थिति। एसआईआर को हर बच्चे की विशिष्ट भेद्यता की स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और उसे ध्यान में रखते हुए गरीबी, शोषण, उपेक्षा, खराब स्वास्थ्य, गर्भावस्था, मानसिक स्वास्थ्य, नशा, अनाथता, सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं और इसी तरह की स्थितियों से जुड़ी उनकी विशेष भेद्यता समझना चाहिए। किसी विशेष भेद्यता की स्थिति में बच्चे के सर्वोत्तम हित दूसरे बच्चों से अलग हो सकते हैं जो वही स्थिति में हो। उदाहरण के लिए, यदि 3 भाई बहन श्रम के लिए तस्करी का शिकार पाए जाते हैं तो उन तीनों द्वारा सामना किए गए जोखिम, उनकी जरूरतें, आकांक्षाएं, ताकतें और राय और उनके सर्वोत्तम हित अलग हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग एसआईआर और विशिष्ट सिफारिशें जरूरी होती है। छठा तत्व है बच्चे का स्वास्थ्य का अधिकार। ध्यान रखें, स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्थिति भी है। एसआईआर में बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें लिखें और अगर मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध हो तो उनकी कॉपी साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा HIV पॉजिटिव है तो सिफारिशों में उनके चल रहे इलाज की जरूरतें बतानी चाहिए ताकि CWC उसकी स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप और विशेष योजनाओं का सुझाव भी दिया जा सकता है जो बच्चे मानसिक तनाव में हैं, खासकर उन बच्चों को जिन्हें आत्महत्या के विचार आ रहे हो या स्वयं को नुकसान या सेल्फ हार्म कर रहे हो। उन्हें समय पर मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की आवश्यकता होती है जिसे एसआईआर में सिफारिशों के रूप में शामिल किया जा सकता है। सातवां तत्व है बच्चे का शिक्षा का अधिकार। बच्चे की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करते समय बच्चे के स्कूल, उपस्थिति और परीक्षा कार्यक्रम के बारे में सभी जानकारी एकत्र करें और बच्चे के शिक्षक से मिलने का प्रयास करें। बच्चे के प्लेसमेंट के बारे में सिफारिशें करते समय सुनिश्चित करें कि शिक्षा तक पहुंच में बाधा न आए। सिफारिशों में स्कूल में प्रवेश या पुनः प्रवेश, ट्यूशन के लिए सहायता, यदि बच्चा संस्थागत है, समय पर कक्षाओं और परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पुस्तकों और एस्कॉर्ट का प्रावधान शामिल हो सकता है, क्योंकि देरी से पूरे शैक्षणिक वर्ष का नुकसान हो सकता है। औपचारिक शिक्षा तक पहुंच न पाने वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की जा सकती है, जिसके लिए DCPU या भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों से सहायता की सिफारिश की जा सकती है। साथ ही इलाके में ऐसे संगठनों, एजेंसियों के नामों के बारे में विशेष जानकारी दी जा सकती है जो ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। संक्षेप में,
इन 7 तत्वों को बच्चे के सर्वोत्तम हित का मूल्यांकन करते समय और CWC को SIR के माध्यम से सिफारिशें करते वक्त ध्यान में रखा जाना चाहिए। बच्चे की विशिष्ट परिस्थितियों और मामले की प्रकृति के आधार पर आप फैसला ले सकते हैं कि प्रत्येक तत्व को आप कितना महत्व देना चाहिए। मतभेद उत्पन्न करने वाले बिंदु जैसे कि परिवार को बनाए रखना और हानि से सुरक्षा को सावधानी से आपके विश्लेषण में नोट किया जाना चाहिए और अंतिम सिफारिशों को तैयार करते वक्त इनका संतुलन सही तरीके से बनाना चाहिए। साथ ही इसके लिए आप जो कारण देंगे वे स्पष्ट करने चाहिए। आखिर में बच्चे के सर्वोत्तम हित के संदर्भ में ये ध्यान देना जरूरी है कि हम सिर्फ उसके अभी की हालत न देखें, बल्कि आने वाले समय में की जरूरतों के बारे में भी सोचें।